हेलो एवरीवन। सो हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, राइट। स्ट्रक्चरल एनालिसिस या जिसको हम बेसिकली टॉस के नाम से भी जानते हैं, टॉस 1 के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं उसकी इंट्रोडक्शन की आपसे बात करूं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता क्या है, या बेसिकली अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा इन फ्यूचर में हमें इससे क्या हेल्प मिलने वाली है, या अगर मैं फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एज अ सिविल इंजीनियर इसका हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम स्ट्रक्चरल का एनालिसिस करना सीखते हैं। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम बिल्डिंग में बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, हम कोई ब्रिज बनाते हैं, तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है। और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर का मेंबर मतलब जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग में जो बीम है वो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, कॉलम जो है वो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, स्लैब जो है वो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, और इनसे मिलके जो फ्रेम बनता है उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी ब्रिज की बात करता हूं तो ब्रिज भी में एक स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या है, उसमें भी कोई कॉलम दिया हुआ है, उसमें भी बीम दी है, उसमें भी स्लैब दी है, इनसे मिलके जो एक फ्रेम बनेगा उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसका एनालिसिस करना सीखते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब उसके ऊपर कोई लोडिंग आती है, जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो हम सब अगर लोग हैं, जो लोग उस पर घूम रहे हैं वो सबके सब उस पर लाइव लोड है, और जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट है, उसके बीम का, स्लैब का, कॉलम का, वॉल का, वो खुद का वेट है, वो वेट क्या है, उसका डेड लोड है। तो जब किसी मेंबर पे या स्ट्रक्चर के ऊपर ये डेड लोड ट्रांसफर होता है, मतलब उसका खुद का वेट जब ट्रांसफर होता है और उसके ऊपर जो लाइव लोड आता है, जैसे बिल्डिंग में इंसान रहते हैं तो उनकी वजह से वेट आ रहा है, हम लोग रह रहे हैं हमारे वजह से वेट आ रहा है, ये सब लाइव लोड है। तो उसकी वजह से उस स्ट्रक्चर पे कुछ मूवमेंट डेवलप होता है, कुछ शियर फोर्स डेवलप होता है, कुछ रिएक्शंस डेवलप होती हैं, डिफ्लेक्शन डेवलप होता है। तो वो डिफ्लेक्शन को कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं इस स्ट्रक्चर में सीखने वाला हूं, या उस बेंडिंग मूवमेंट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं इस सब्जेक्ट में सीखने वाला हूं, या शेयर फोर्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं यहां पे सीखने वाला हूं। तो बेसिकली हम इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और किसी चीज को कैलकुलेट करना, लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करना, या बेंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट करना, या शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। और इससे फायदा क्या होगा, इससे मेरे को यह पता चल पाएगा कि अगर मैं कोई बीम बनाने जा रहा हूं तो इस बीम पे अगर इतना लोड आ रहा है तो उस लोड की वजह से उस पर कितना मूवमेंट डेवलप होगा, दैट मीन कि मुझे उस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में उसको डिजाइन करना है। इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, मैं मैक्सिमम मूवमेंट निकाल लूंगा, उस मूवमेंट के लिए उसको डिजाइन करूंगा। तो डिजाइनिंग आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखेंगे, और वो डिजाइनिंग में हम लोग क्या सीखते हैं, तो यहां मूवमेंट निकालना सीख लेते हैं, डिफ्लेक्शन कितना आएगा वो निकालना सीख लेते हैं, या शेयर फोर्स कितना आ रहा है उसको निकालना सीख लेते हैं। फिर इन्हीं शेयर फोर्स के रिस्पेक्ट में, इन्हीं बैंडिंग मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, इन्हीं डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन मतलब कि बीम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बीम की दात कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टील कितना लगना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरी की पूरी डिजाइनिंग होती है। जो हम डायमेंशन निकालते हैं वो डिजाइनिंग पार्ट होता है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या लगेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या लगेगा, वो डिजाइनिंग पार्ट है, लेकिन उस पर कितना मूवमेंट आएगा वो एनालिसिस का पार्ट है। तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग यही एनालिसिस करना सीखने वाले। अब अगर मैं बात करता हूं इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपने पास्ट में पढ़े, लाइक आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने फोर्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था क्या होती हैं, राइट। उसके बाद आप सोम पढ़ा आपने थर्ड सेमेस्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा, उसमें आपने मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे वो एनालिसिस करना सीख लेंगे। इसके बाद आप लोग डिजाइनिंग पे जाएंगे। डिजाइनिंग का मतलब कि आरसीसी के स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेनली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग दो टाइप की मेथड की बात करते हैं एनालिसिस के लिए। एक एग्जैक्ट मेथड होती है और एक अप्रोक्सीमेट मेथड होती है। क्या होती हैं वो आगे आपको सिलेबस में पता चल जाएगा। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे बात करूं तो भी, और अगर मैं फील्ड के बेसिस पे बात करूं तो भी। सो अगर आप इस कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको ये यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ में होने वाली हैं। लाइक कोई गेट का एग्जाम हो गया, या पीएससी आप कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम को आप में अपेयर होना चाहते हैं, या आप आईएएस वगैरह का, आईईएस का एग्जाम देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसमें भी इसका काफ़ी वेटेज आपका रहेगा। ठीक है। सो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि बेसिकली हम स्ट्रक्चर में कवर क्या क्या करने वाले हैं।
तो अगर मैं बात करूँ कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं, वो बात करेंगे सबसे पहली जो यूनिट हमारी होगी, वो होगी हमारी स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूनिट फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, उसके बारे में डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। जो चीज़ मैंने आपको बोली कि डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। सेकंड यूनिट में जब आप लोग जाएंगे तो सेकंड यूनिट में हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ करके हम बाइंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, बाइंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका यूज़ करके, लाइक उसमें हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं, हम उसमें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। ये आपकी सेकंड यूनिट में आपकी टीएमटी आ जाएगा, थ्री मूवमेंट थ्योरम आ जाएगा। फिर थर्ड यूनिट में आएंगे तो आप उसमें एसडीएम पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप मूवमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी है, कॉलम एनालॉजी मेथड भी है, तो वो थर्ड यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब फोर्थ यूनिट में आएंगे तो आप आर्चेस का एनालिसिस करना सीखेंगे, बेसिकली आर्च को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, और सस्पेंशन केबल ब्रिज क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट यूनिट आपकी जो फिफ्थ है वो आईएलडी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आप लोग मूविंग लोड के बारे में मेनली उसमें स्टडी करेंगे। जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं तो उस पर व्हीकल्स आते हैं, तो व्हीकल्स की वजह से लोड की पोजीशन चेंज होती है, तो उसके बेसिस पे आपके अलग अलग सेक्शन पे क्या मूवमेंट आता है, क्या शेयर फोर्स आता है, क्या रिएक्शन आती है, उसका आप फिफ्थ यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे बेसिकली हम लोग 5 यूनिट कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सेकंड यूनिट आपकी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर 1 हो गया, थर्ड यूनिट आपकी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर 2 हो गया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहेंगे, फोर्थ यूनिट में आर्चेस हो गया एंड सस्पेंशन केबल एंड ब्रिज हो गया, और फिफ्थ यूनिट में आपका आईएलडी हो गया, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। राइट, अब इसके बाद अगर मैं आपको जाऊं तो ये आप तो कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ बेसिक्स की अगर आपके पास इसमें बात करता हूँ, बेसिक मतलब जब आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा या आपने सूम पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, तो आपने वहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा कि बेसिकली सपोर्ट क्या होती है। ये आपका एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि बेसिकली जो सपोर्ट होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। एक आपका जो होता है वो सिंपली सपोर्ट होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली सपोर्ट होता है, और इसी को हम लोग रोलर सपोर्ट में भी काउंट करते हैं। इस टाइप का कुछ रोलर सपोर्ट भी होता है। तो आपने फर्स्ट जो पढ़ा होगा वो रोलर सपोर्ट के बारे में, वो सिंपली सपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसके ऊपर जो रिएक्शन आती है वो सिर्फ एक रिएक्शन आती है, और वो कौन सी होती है, वर्टिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो 3 सपोर्ट होती है उसमें एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट, या जिसको आप सिंपली सपोर्ट काउंट करेंगे, सिंपली सपोर्ट आपको ऐसे दिखेगी, रोलर सपोर्ट आपको ऐसे दिखेगी, और इस पे जो रिएक्शन आती है वो सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आती है। वर्टिकल रिएक्शन का मतलब कि अगर कोई ऐसी सपोर्ट है जिसके ऊपर मैं ऊपर से लोड लगाऊं तो वो क्या करेगी, उस लोड को बियर करेगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें रिएक्शन आएगी। बट अगर उसमें हॉरिजॉन्टल लोड लगाऊं तो वो गिर जाएगी, अनस्टेबल रहेगी उसके लिए, या मैं कोई मूवमेंट लगाऊं उसके लिए भी अनस्टेबल रहेगी। दैट मीन कि अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करता हूं, सिंपली सपोर्ट की बात करता हूं या रोलर सपोर्ट की, तो इस पे ऑलवेज आपकी जो वर्टिकल रिएक्शन होगी वो तो कैलकुलेट होगी, बट इसके ऊपर जो मूवमेंट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी, और इस पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। इसी तरीके से मैं अगर सेकंड सपोर्ट के बारे में बताऊं तो सेकंड सपोर्ट आपको हिंज सपोर्ट बताया गया होगा। हिंज सपोर्ट क्या होता है, जो कि कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, या आपको कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है, इस तरीके से भी दिख सकता है। तो हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन होती है वो 2 रिएक्शन होती है, एक वर्टिकल रिएक्शन पे भी आती है और एक इस पे आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है, बट इस पे जो मूवमेंट की वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 होती है। दैट मीन कि अगर आपको इस टाइप का कोई सपोर्ट देखने को मिलता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में आगे, आप नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे तो उस पर आप 2 रिएक्शन निकालेंगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, बट उसमें मूवमेंट ऑलवेज क्या होगा, वो मूवमेंट ऑलवेज 0 होगा। इसी तरीके से थर्ड टाइप की सपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उसको आप फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट मतलब ये कुछ इस तरीके से, इसका मतलब इस पे क्या होता है, इस पे वर्टिकल रिएक्शन भी आती है, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी, इस पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी, और इसके ऊपर मूवमेंट भी आता है, इसका मतलब इसमें रोटेशन भी नहीं आएगी। इसका मतलब इसमें सारे कैलकुलेशन होंगे, वर्टिकल रिएक्शन भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, अगर लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, मूवमेंट भी कुछ वैल्यू देगी, इसमें कुछ भी 0 नहीं होता। मतलब ये तीनों चीजों के लिए, मूवमेंट के लिए, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तीनों के लिए ये रेजिस्टेंस अपन को देता है। कौन सा सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट देता है। ये 3 सपोर्ट तो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, आपने सूम में भी पढ़ा होगा। ये आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टेबिलिटी देगा, ये आपको 2 डायरेक्शन में स्टेबिलिटी देगा, ये आपको तीनों डायरेक्शन में स्टेबिलिटी दे रहा है। एक और सपोर्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है डबल रोलर होता है।
राइट। डबल रोलर का मतलब क्या होता है? डबल रोलर एक सपोर्ट होता है जो नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये डबल रोलर होता है, यहाँ पे भी रोलर्स लगे रहते हैं और यहाँ पे भी रोलर्स लगे रहते हैं, ये डबल रोलर होता है। ये सपोर्ट भी आपने को देखने को मिल सकता है। इस पे जो रिएक्शन आती है वो कितनी आती है? 2 रिएक्शंस आती है। इस पे कितनी आती हैं? 2 रियल्स है। तो जो गाइडेड रोलर या डबल रोलर के नाम पे इस टाइप का जब आपको सपोर्ट दिखेगा तो इस पे क्या होती हैं? 2 रिएक्शन आती हैं। 2 कौन-कौन सी आती हैं? तो एक इसमें बेसिकली आपकी वर्टिकल रिएक्शन भी आती है और एक बेसिकली ये मूवमेंट को भी रजिस्ट करता है। तो इस पे 2 अननोन्स होते हैं, तो 2 कैलकुलेटर आपको करने पड़ते हैं, राइट? अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन की, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने पढ़ी है कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 होने चाहिए। ऑल समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। ऑल मूवमेंट का सम 0 होना चाहिए। उनका मतलब ये बताया गया कि किसी भी स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो वो स्टेबल होना चाहिए। दैट मीन ऊपर से लोड आ रहा है तो ऐसा नहीं है वो लोड की वजह से नीचे चला जाए, नहीं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर से जितना लोड आ रहा है उतनी ही उसमें रिएक्शन डेवलप होनी चाहिए जिससे वो लोड को बैलेंस कर सके। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होनी चाहिए जिससे वो हॉरिजॉन्टल लोड को बियर कर सके। और अगर उसमें मूवमेंट आ रहा है तो उस मूवमेंट के लिए भी उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसकी वजह से उसमें कोई रोटेशन ना डेवलप हो, जिससे स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। दैट मीन की समेशन v इक्वल 0 होना चाहिए तब स्ट्रक्चर स्टेबल है, समेशन h 0 होना चाहिए तब स्ट्रक्चर स्टेबल है, और समेशन m भी 0 होना चाहिए तभी आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये 3 कुछ बेसिक कंडीशंस थी जो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ी। कुछ टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको आगे जब स्ट्रक्चर एनालिसिस आप करना सीखेंगे, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये कुछ पता होना चाहिए। बाकी जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको टाइम टू टाइम उस चीज के बारे में आपको बताता रहूंगा। अब इसके बाद में अगर बात करता हूं सब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है ये मैंने बता दिया। अब मैं लर्निंग आउटकम की अगर आपसे बात करूं, लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है? लर्निंग आउटकम या जिसको हम कोर्स आउटकम भी बोलते हैं, जिसको सीओ के नाम से जानते हैं, दैट मीन कि जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होंगे तो आपको बेसिकली इसमें क्या फायदा होगा या आप क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट से, तो वो लर्निंग आउटकम क्या है? तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज का मतलब कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, लाइक मैंने आपको कोई बीम दे दिया, तो उस बीम पे अगर कोई एक पर्टिकुलर मैंने आपको लोडिंग दे दी, तो उस लोड की वजह से उस पर कितनी सपोर्ट रिएक्शन डेवलप हो रही है, या उस लोड की वजह से उसमें कितना मूवमेंट डेवलप हो रहा है, या उस लोड की वजह से उसमें कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, या उस लोड की वजह से उसमें कितना डिफ्लेक्शन डेवलप हो रहा है, आप कैपेबल हो जाएंगे उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। और आप ये कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, दैट मीन कि आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। दैट मीन आपको ये पता चल पाएगा कि ये स्ट्रक्चर है वो कितने लोग मैक्सिमम लोड को बियर कर सकता है या कितने मूवमेंट को बियर कर सकता है, राइट? तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप जो सीखेंगे वो यही सारी चीजें सीखेंगे कि बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना मैक्सिमम मूवमेंट किस लोड की वजह से किस पॉइंट पे आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं जो कि लर्निंग आउटकम होंगे या आपके कोर्स आउटकम होंगे। सो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब बात करेंगे यूनिट फर्स्ट से, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्क की बात करेंगे। थैंक यू।